नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने अपने पहले वाली क्लास में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करना आरंभ किया था। और ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में मैंने आप लोग को पिछली क्लास में जो अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई पहली व्यवस्था थी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, वो पहली व्यवस्था थी कौन सी? स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त के द्वारा अंग्रेज़ों ने क्या किया था? एक नियत लाभ कमाने के लिए भारत में वो व्यवस्था आरंभ की थी। और जो अपनी लगान संबंधी समझौता था, वो लगान संबंधी समझौता किससे किया था? तो वो लगान संबंधी समझौता किया था अंग्रेज़ों ने जमींदारों से। जमींदार को भूस्वामी माना गया और वो व्यवस्था आगे बढ़ाई गई। लेकिन वो व्यवस्था बहुत दिनों तक चल नहीं पाई, क्योंकि उस व्यवस्था के तहत अंग्रेज़ों का जो लाभ प्राप्त था वो नियत होने लगा, मतलब फिक्स होने लगा। और अंग्रेज चाहते हैं कि उन्हें भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो अब वो क्या करेंगे? और ज़्यादा लाभ पाने के लिए भारत में इस भू राजस्व व्यवस्था के तहत अन्य व्यवस्थाएं भारत में लेकर के आएंगे, और उन्हीं व्यवस्थाओं को आज हम लोग को पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग पहले बात करेंगे महालवाड़ी व्यवस्था की, फिर बात करेंगे रैयतवाड़ी, या पहले रैयतवाड़ी डिस्कस कर लेंगे या फिर महालवाड़ी। चलिए जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अंग्रेज चाहते हैं भारत में अधिकतम लाभ कमाना, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं अंग्रेज। और अगर उनको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो उस समय आय का स्रोत, मैंने आप लोग को बताया था कि आय का स्रोत हुआ करता था क्या? कृषि। और कृषि पर ही लगान लगा करके अंग्रेज चाहते हैं भारत में अधिकतम लाभ कमाना। और स्थायी बंदोबस्त वो भारत में लागू कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं दो व्यवस्थाएं। एक व्यवस्था है अंग्रेजों की जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था जो अंग्रेज लागू करेंगे उस व्यवस्था का नाम होगा महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। ये दो व्यवस्थाएं अंग्रेज भारत में लागू करते हैं स्थायी बंदोबस्त के बाद। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त में मैंने आप लोग को बताया था कि अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त में क्या किया था? तो सबसे ऊपर थे कौन? अंग्रेज। अंग्रेज के बीच में कौन थे? जमींदार। और जमींदार के नीचे कौन थे? कृषक। ये तीन स्तरीय व्यवस्था अंग्रेजों ने आरंभ की थी स्थायी बंदोबस्त में। चलिए देखते हैं जरा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया, जरा ध्यान से सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, होता क्या है कि अंग्रेज चाह रहे हैं कि उन्हें खेती से क्या हो? उन्हें कृषि से, अंग्रेज चाह क्या रहे हैं? तो कृषि से अधिकतम लाभ, कृषि से अधिकतम लाभ कमाना चाह रहे हैं। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त में, स्थायी बंदोबस्त में लाभ नियत हो चुका है। नियत मतलब फिक्स हो गया है। अब इससे ज़्यादा लाभ वो नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर साल का जो एक 3,75,00,000 का उन्होंने एक लिमिट लगाई थी, वो लिमिट फिक्स हो चुकी थी। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना भारत में हम नई व्यवस्था लागू करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करें। तो जरा ध्यान से समझिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटेन में उस समय एक फिलॉसफर हुआ करते थे जिनका नाम था रिकार्डो। ब्रिटेन में उस समय एक फिलॉसफर हुआ करते थे। जब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात चल रही है तो ब्रिटेन में उस समय एक फिलॉसफर हुआ करते थे जिनका नाम था रिकार्डो। जरा ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? रिकार्डो। उस समय रिकार्डो की एक अवधारणा ब्रिटेन में बड़ा फेमस हो रही थी। और उस अवधारणा के तहत रिकार्डो कहते थे कि अगर कुल आय में से, जरा ध्यान से समझ लीजिए 2 मिनट, कुल आय में से
लागत मूल्य निकाल दिया जाए। कुल आय में से लागत मूल्य अगर निकाल दिया जाए तो जो चीज बचती है उसको इन्होंने कहा था अधिशेष। जरा ध्यान से समझिएगा। रिकार्डो ने, जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे, कहाँ पर, ब्रिटेन में, उन्होंने कहा था कि अगर कुल आय में से हम लागत मूल्य निकाल दें तो जो चीज बची उसका नाम क्या है, अधिशेष। तो रिकार्डो ने क्या कहा, देखिए, रिकार्डो ने कहा कि किसानों की कुल आय जो हुई उसमें से क्या निकाल दें, किसानों की लागत मूल्य निकाल दें, जितना उन्होंने पैसा लगाया है। और अब जो बचा, अब वो बचा भाई साहब, वो होगा क्या, उनका अधिशेष। तो रिकार्डो ने कहा कि इस अधिशेष पर केवल और केवल सरकार का हक होना चाहिए, बाकी और किसी का नहीं। और भारत में सरकार कौन है, तो भारत में सरकार है अंग्रेज। भारत में सरकार कौन है, तो भारत में सरकार है अंग्रेज। ये अवधारणा दी ब्रिटेन में, किसने, रिकार्डो ने। उन्होंने कहा कि किसानों की कुल आय, जितना वो खेती से पैसा कमा रहे हैं, उसमें से उन्होंने जितना पैसा लगा करके खेती को किया है वो अगर निकाल दें तो जो बचा होगा अधिशेष, वो अधिशेष पर अधिकार होना चाहिए सरकार का। लेकिन इस व्यवस्था के तहत, स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या हो रहा था कि जो अधिशेष था उसमें जमींदार भी एक हिस्सा ले रहा है और अंग्रेज भी एक हिस्सा ले रहा है। मतलब जमींदार को भी एक हिस्सा इस अधिशेष में से जा रहा है। तो रिकार्डो चाहते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था में बिचौलिया ना हो। ये बिचौलिया नहीं चाहते थे। और बिचौलिया कौन है भाई साहब, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त में जमींदार। और ये क्या चाह रहे हैं, कोई बिचौलिया उचौलिया ना हो, जो अधिशेष बचे उस पर किसका सीधे अधिकार होना चाहिए, सरकार का अधिकार होना चाहिए। और ये रिकार्डो की अवधारणा इंग्लैंड में बड़ा फेमस हो रही थी। और जब ये इंग्लैंड में फेमस हो रही थी तो इसी चीज को भारत में अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना लागू कर दिया जाए। और उन्होंने सोचा कि इस व्यवस्था में अब हम ये जो जमींदार बिचौलिया है, इस बिचौलिया को क्या कर देंगे, हटा देंगे भाई साहब, बाय बाय बिचौलिया, अब जमींदार की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फिर होगा कैसे, तो आइए जरा समझते हैं। स्थायी बंदोबस्त में बिचौलिया बनाया गया जमींदार को। आई होप ये चीज आप समझे होंगे। जरा ध्यान से समझिए आगे का पॉइंट। देखिए, स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने किससे जमीन संबंधी समझौता किया था, मैंने बताया हुआ आप लोग की पिछली क्लास में। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया अंग्रेजों ने, इस व्यवस्था के तहत, आइए इस पेन से ना लिखते हैं, इस व्यवस्था के तहत अब होगा क्या, जरा ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट, अंग्रेजों ने इस व्यवस्था के तहत अब सीधे किसान से भूमि संबंधी समझौता किया। मतलब लगान संबंधी समझौता, लगान संबंधी समझौता किसान से किया गया, किसान से। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसान को भूमि का स्वामी बना दिया गया, भूमि का स्वामी बना दिया गया तथा उसे जमीन को क्रय एवं विक्रय करने का अधिकार दिया गया। जरा ध्यान से समझिएगा, अधिकार दिया गया मतलब हुआ क्या, स्थायी बंदोबस्त में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने क्या किया था, जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया और बोला जाओ किसानों से जाकर के टैक्स वसूलो। लेकिन उस व्यवस्था में जमींदारों ने क्या किया, किसानों का बहुत शोषण किया। तो अंग्रेजों ने सोचा
कि अगर जमींदार किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं तो उनको बीच में से हटा देते हैं। रिकॉर्डों की बात मान ली गई और यहाँ पर इस व्यवस्था में सीधे डायरेक्ट किसानों से लगान संबंधी समझौता किया गया और कहा गया किसान से अब आप ही भूमि के स्वामी होंगे, आपको जमीन को खरीदने और बेचने का अधिकार होगा और लगान अब आप डायरेक्ट ला करके अंग्रेजों के पास क्या करेंगे, जमा करेंगे। अर्थात अब यहाँ पे दो लेवल कर दिया गया। सबसे ऊपर कौन, अंग्रेज, और अंग्रेज के नीचे कौन, तो अंग्रेज के नीचे हैं कृषक, और ये लगान सीधे ले जा करके देंगे किसको, अंग्रेजों को। अच्छा जी, अगला पॉइंट देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अब इस व्यवस्था में देखेंगे आप तो जो दर है, कर की दर 50% अधिकतम कर की दर कितनी निश्चित की गई, तो अधिकतम कर की दर निश्चित की गई 50%। मतलब आपकी जितनी उपज है उस उपज में से आधा हिस्सा आप किसको दे देंगे, अंग्रेजों को दे देंगे। 50% अधिकतम कर की दर निर्धारित की गई थी किस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इसके बाद देखेंगे अगली पॉइंट, जरा ध्यान से समझिएगा। अब किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। अब एक बात बताइए, मान लीजिए किसी साल वर्षा नहीं हुई, क्योंकि उस समय खेती किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। बारिश हुई तो खेती हुई और खेती हुई तो कर मिलेगा, अगर खेती ही नहीं हुई तो कर नहीं मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों को कर चाहिए, तो अब होता क्या था, अब किसान अगर किसी साल खेती नहीं हुई तो वो क्या करते थे, वो जाते थे साहूकारों के पास। खेती तो हुई नहीं, खेती नहीं हुई तो पैसा दें कहां से, तो गए कहां, साहूकारों के पास, और साहूकारों से पैसा उधार लेते थे और जब चुका नहीं पाते थे तो जमीन बेचनी पड़ जाती थी किसको, साहूकार को। तो इस व्यवस्था में अंग्रेज तो चाह रहे थे किसानों का शोषण न हो, लेकिन आप देखेंगे अंततः इस व्यवस्था में भी किसानों का धुआंधार शोषण हुआ, भयानक शोषण हुआ। और अंततः फिर आप इस व्यवस्था में देखेंगे वही बड़े बड़े जमींदार निकल के आ जाते हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, क्योंकि वही साहूकार तो हैं जो इनको क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं खेती करने के लिए। और खेती हो नहीं रही है, वर्षा हो नहीं रही है, तो इस व्यवस्था में भी आप देखेंगे तो किसानों का भयानक शोषण हुआ। इस व्यवस्था के तहत भी, इस व्यवस्था के तहत किसान साहूकार से क्या ले रहा है, साहूकार से लोन ले रहा है, और लोन ले रहा है तो जाहिर सी बात है अंततः ये लोन चुका नहीं पाएंगे, और लोन चुका नहीं पाएंगे तो जमीन किसके पास चली गई, साहूकार के पास चली गई। और अंततः यहाँ पे किसानों का क्या होना है, अंततः आप इस व्यवस्था में देखेंगे तो किसानों का शोषण ही होना है, इसके सिवा कुछ नहीं। और आप देखेंगे इतना भयानक शोषण होगा इस व्यवस्था के तहत किसानों का कि किसान त्राहिमाम करने लगेगा। भयानक शोषण होता है इस व्यवस्था से किसानों का। अच्छा जी, अब एक बात अगली समझते हैं। अब इस व्यवस्था को लागू किसने किया, तो अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इस व्यवस्था को सबसे पहले कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस व्यवस्था को सबसे पहले कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था, मतलब सबसे पहले आप देखेंगे तो कर्नल रीड, और यही कर्नल रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारत में लागू करने वाला व्यक्ति माना जाता है। और इसी ने 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में इस व्यवस्था को लागू किया था। तो अगला पॉइंट देखेंगे,
1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को संपूर्ण मद्रास में लागू किया। संपूर्ण मद्रास में लागू किया। तो कर्नल रीड ने कहाँ लागू किया इस व्यवस्था को? तो कर्नल रीड ने लागू किया मद्रास के 12 महल जिले में। और आगे चल करके 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को क्या किया? संपूर्ण मद्रास में लागू किया। आगे चल करके आप देखेंगे तो 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था फिर लागू की गई थी। कहाँ? तो लागू की गई बंबई में। यह व्यवस्था आप देखेंगे तो भारत के, आप देखेंगे यह व्यवस्था भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। 51% भूभाग पर लागू थी। अगर कभी पूछ दे कि यह व्यवस्था भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू थी, तो यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। मद्रास, बंबई, असम, मद्रास, बंबई, असम और कुर्ग, ये जिले हैं, ये क्षेत्र हैं जिसमें ये पूरी की पूरी व्यवस्था भारत के 51% भाग पर लागू की गई थी रीड और मुनरो के द्वारा। तो इस व्यवस्था में आप देखेंगे अधिकतम कितना कर वसूला अंग्रेजों ने? तो अधिकतम कर वसूला अंग्रेजों ने 50% तक, 50% तक। और किसानों का अत्यधिक शोषण इस व्यवस्था में भी हुआ। क्यों? क्योंकि वो अंततः जाकर के साहूकारों का क्या बन गया? गुलाम बन गया। और उसकी जमीन किसके पास चली गई? तो जाहिर सी बात है साहूकार के पास चली गई। क्लियर हो गई? तो ये व्यवस्था पढ़ी आपने कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद जो अगली व्यवस्था अंग्रेज भारत में लागू करेंगे उस व्यवस्था का नाम होगा क्या? महालवाड़ी व्यवस्था। तो आइए जरा महालवाड़ी व्यवस्था को भी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान थे महालवाड़ी व्यवस्था में। तो आइए अब बात करेंगे हम लोग किस व्यवस्था की? महालवाड़ी व्यवस्था। तो आइए जरा देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो महाल का यहाँ पर जो अर्थ है, महाल का अर्थ होता है गांव। महाल का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है गांव। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने भूमि संबंधी समझौता किया था जमींदार के साथ। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने भूमि संबंधी समझौता किया किसान के साथ। और महालवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज क्या करेंगे? देखिए सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर हैं अंग्रेज। और इनको टैक्स कौन देगा? तो इनको टैक्स देगा कृषक, किसान। अब ये अंग्रेज कहेंगे कि भैया ऐसा है, हम जो समझौता करेंगे वो गांव के लेवल पे करेंगे, गांव के लेवल पे। और यहाँ जो गांव का मुखिया है, गांव का मुखिया है, इस मुखिया से किया गया लगान संबंधी समझौता, लगान संबंधी समझौता। तो अब लगान संबंधी समझौता किससे किया जा रहा है? तो भाई साहब गांव के मुखिया से, गांव के प्रधान से। जैसे आज के समय की बात करें तो गांव में प्रधान होते हैं, तो गांव के प्रधान जी से, मुखिया जी से क्या किया गया? लगान संबंधी समझौता किया गया। मुखिया जी से कहा गया भैया आप किसानों से टैक्स वसूलेंगे और ले आकर के जमा कर देंगे किसके पास? अंग्रेजों के पास। तीनों व्यवस्थाओं में अंतर याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार, रैयतवाड़ी में किसान, और यहाँ महालवाड़ी में तो लगान संबंधी समझौता किया गया किसके साथ? तो यहाँ किया गया भाई साहब मुखिया जी के साथ, मुखिया जी के साथ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किसने किया? तो देखिए इस व्यवस्था को अगर हम देखें तो 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में आप देखेंगे
तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। और इसी 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को लागू किया, इस व्यवस्था को लागू किया। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। देखिए जरा, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो अगर आपसे एग्जाम में कभी सवाल पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को पहली बार मानचित्रों के आधार पर लागू किया गया, मतलब जमीन का मैप बनाया गया और मैप बना करके फिर वो जमीन इन लोगों को, मुखिया जी लोगों को सौंपी गई थी। तो याद रखिएगा, इस व्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों का प्रयोग किया गया था, मानचित्रों का प्रयोग किया गया था, मानचित्रों का प्रयोग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। इस व्यवस्था के तहत पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? मानचित्र का प्रयोग किया गया था, मैप बनाया गया, जमीन का नक्शा तैयार किया गया और तब जाकर के ये व्यवस्था लागू की गई थी। दूसरा, इस व्यवस्था के तहत कर की दर अधिकतम 80% तक वसूली गई। सोच के देखिए जरा, अधिकतम कितनी दर वसूली गई? अधिकतम कर की दर, अधिकतम कर की दर आप देखेंगे तो कितनी रही है? तो अधिकतम कर की दर रही है 80% तक, 80% तक। और जब किसान एकदम मजबूर हो गए, किसान एकदम बिलबिलाना शुरू कर दिए, तो आगे चल करके आप देखेंगे 1855 ईस्वी में, आगे चल करके 1855 ईस्वी में कर की दर कर दी गई थी 1/2, मतलब 50%। स्टार्टिंग में तो इतना भयानक 80% तक वसूला गया किसानों से, क्या 80% तक वसूला गया किसानों से टैक्स। लेकिन फिर 1855 में फिर आगे चल करके 1855 में कर की दर कर दी गई कितनी? 50%। क्लियर हो गया बात? यह व्यवस्था हम देखेंगे कि भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू थी। अगर देखा जाए कि ये व्यवस्था भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू थी, तो आइए जरा यहाँ देख लेते हैं कि यह व्यवस्था भारत के 30% भूभाग पर लागू थी, 30% भूभाग पर लागू थी ये व्यवस्था। और इस व्यवस्था के तहत कौन कौन से क्षेत्र थे? तो देखिए, पहला क्षेत्र था जिसका नाम था संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत। दूसरा, यहीं पर हुआ करता था आपका मध्य प्रांत, जिसको आज आप लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। और तीसरा प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत। तो ये 3 जगहों पर हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी। 30% भारत के कुल क्षेत्रफल पर, पहला संयुक्त प्रांत में, दूसरा मध्य प्रांत में और तीसरा पंजाब प्रांत में। अच्छा जी, किसान संबंधी समझौता किससे किया गया? तो मुखिया से किया गया। मुखिया को उस समय एक नाम से जाना जाता था जिसका नाम था लंबरदार, लंबरदार। सुनते होंगे आप लोग गांव में ये नाम। तो उस समय मुखिया को क्या कहते थे? लंबरदार कहते थे। अगर कभी लंबरदार पूछ दे तो इधर उधर मत हो जाइएगा। सोच के देखिए जरा, क्या इस व्यवस्था के तहत किसानों का शोषण नहीं हुआ होगा? या कोई ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने भू राजस्व वाली लागू की जिसमें अंग्रेजों ने किसानों का शोषण नहीं किया? तो आप पाएंगे कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था में अंग्रेजों ने किसानों का शोषण न किया हो। अंग्रेजों का मूल काम ही था शोषण करना, और शोषण के माध्यम से ही तो वो अधिकतम लाभ कमाना चाह रहे हैं। अगर शोषण नहीं करेंगे तो फिर लाभ प्राप्त कहां से करेंगे? और आप देखेंगे तो चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे आपकी महालवाड़ी व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं में अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज मूलतः शोषण ही करेंगे किसानों का। और इस व्यवस्था में भी किसानों का अधिकतम शोषण हुआ, अधिकतम शोषण हुआ। आप देखेंगे यहाँ तक कि जो मुखिया जी थे, इन मुखिया जी के पास वही सारी व्यवस्थाएं मैंने आप लोग को बताई थी स्थायी बंदोबस्त में, चारागाह, बंजर जमीन, परती भूमि, ये सब, यहाँ तक कि कुआं, तालाब, सब मुखिया के पास है।
और किसी को अगर उसका प्रयोग करना है तो उसको मुखिया को क्या देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था। और लगान की दर देखिए जरा तो 80%। बहुत बाद में 1855 में जाकर के 50% ये कर की दर निर्धारित की गई। तो इस व्यवस्था में भी आप पाएंगे किसानों का अधिकतम क्या होता है, शोषण होता है। तो चलिए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त हमने पढ़ लिया, रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने पढ़ लिया और महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और बेहतर क्लास में। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो कृपया करके अधिकतर से अधिकतर लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिए। जय हिंद, धन्यवाद।